संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिनमें अनुच्छेद पहला क्या कहता है, यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या है, तो नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 कहता है संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों में, सीमाओं में और नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, तो संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्तियों या यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों, संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हों। अनुच्छेद 53 में क्या है, तो संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है, एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेंगे, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो आर्टिकल 76 के तहत। आर्टिकल 78 क्या कहता है, तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देंगे यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 86 इसके अंतर्गत है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति के बारे में है। आर्टिकल 108 क्या कहता है, आर्टिकल 108 कहता है संयुक्त अधिवेशन, मतलब यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। आर्टिकल 110 महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये कहता है धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है, तो धन विधेयक किस आर्टिकल में है, धन विधेयक है आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 111 क्या कहता है, आर्टिकल 111 कहता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति इस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज भी सकता है, पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। आगे देखते हैं आर्टिकल 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। आर्टिकल 123 में क्या है, आर्टिकल 123 कहता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, अर्थात संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 124 क्या कहता है, तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, मतलब इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा आर्टिकल 129 के तहत। आर्टिकल 148 क्या कहता है, आर्टिकल 148 कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे। आर्टिकल 163 राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के
स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्री परिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होंगे। आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 कहता है कि राज्य में विधान परिषद की रचना या इनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। तो आर्टिकल 169 में क्या है, विधान परिषद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 कहता है कि राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। आगे देखते हैं आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 कहता है कि राज्य विधायिका की सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो पूछा जाता है कि राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति है। आर्टिकल 214, सभी राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा। तो 214 में हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 226 कहता है कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय के लेख जारी करने की शक्तियां हैं। आर्टिकल 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाएगी। आर्टिकल 235 कहता है कि उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। आर्टिकल 239, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को उसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। अर्थात राष्ट्रपति प्रशासन चलाएगा केंद्र शासित प्रदेश का, और अगर ऐसी स्थिति भी वो बना सकता है कि किसी आसपास के राज्य के राज्यपाल को भी उस क्षेत्र का प्रशासन सौंप सकता है। आगे देखते हैं आर्टिकल 243, इसमें पंचायत एवं नगरपालिका की गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान है। सो आर्टिकल 243 में क्या है, आर्टिकल 243 में पंचायत और नगरपालिका के गठन का वर्णन है। आर्टिकल 245, संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। आर्टिकल 248, विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। तो आर्टिकल 248 में अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास हैं। आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। आर्टिकल 262, आर्टिकल 262 में है कि अंतर्राज्यीय नदियां या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित जो भी विवाद होंगे, इसके लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। आर्टिकल 263, केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने पर एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस आर्टिकल के तहत होती है, तो आर्टिकल 263 के तहत। आर्टिकल 266, भारत की संचित निधि, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियां एकत्र रहेंगी। विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। तो 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया है। वहीं देखें तो आर्टिकल 267 क्या कहता है, 267 कहता है कि संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है, जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जाएगी।
तो आर्टिकल 266 में संचित निधि और 267 में आकस्मिक निधि। आर्टिकल 275 क्या कहता है? केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। आर्टिकल 280 राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे, जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। तो परीक्षा में इसी प्रकार से पूछा जाता है कि वित्त आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग है। आर्टिकल 300 का राज्य किसी भी व्यक्ति या उसकी संपत्ति में वंचित नहीं करेगा। पहले वह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे आर्टिकल 300 का में एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार में अवस्थित कर दिया गया है। आगे देखते हैं। आर्टिकल 312 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। आर्टिकल 315 में संघ और राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आर्टिकल के तहत है? तो 315 के तहत। वहीं देखें तो 324 क्या कहता है? आर्टिकल 324 कहता है कि चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां किसके पास हैं? तो चुनाव आयोग के पास हैं। आर्टिकल 326 लोकसभा विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षण आर्टिकल 330 में दिया गया है। वहीं बात करें तो आर्टिकल 331 क्या कहता है? आर्टिकल 331 कहता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है, यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। किंतु आर्टिकल 331 को 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, जिसके तहत अब आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का लोकसभा में मनोनयन नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है। तो आर्टिकल 332 में क्या है? SC और ST का विधानसभा के लिए आरक्षण है। वहीं बात करें तो आर्टिकल 333 क्या कहता है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन। आर्टिकल 335 अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ा वर्ग के लिए विभिन्न सेवाओं के पदों में आरक्षण का प्रावधान है। तो SC, ST और OBC के लिए विभिन्न सेवाओं में आरक्षण की बात कही गई है। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाएगा आर्टिकल 338 के तहत। वहीं देखें तो आर्टिकल 338 का क्या कहता है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। तो आर्टिकल 338 में SC आयोग है और आर्टिकल 338A में कौन सा आर्टिकल है? तो ST आयोग है। इनके गठन की बात कही गई है। आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की जाएगी। OBC के आयोग की नियुक्ति 340 के तहत की जाती है। वहीं बात करें आर्टिकल 343 की, तो संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। तो आर्टिकल 343 में क्या है? तो आर्टिकल 343 में हिंदी के बारे में बताया गया है और देवनागरी लिपि होगी। आर्टिकल 347 यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हैं और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए, तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकते हैं। आर्टिकल 351 देखें,
तो यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। आर्टिकल 352 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वह समझता है कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है, तो आपात स्थिति की घोषणा आर्टिकल 352 में है। आर्टिकल 355 इसमें बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख है। आर्टिकल 356 किसी राज्य में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है। आर्टिकल 360 महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि वित्तीय आपात किस आर्टिकल में है? तो वित्तीय आपात 360 में है। यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 360। आर्टिकल 365 यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलाने की स्थिति नहीं है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 368 संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार संसद के पास होगा और यह आर्टिकल 368 के तहत है। तो आर्टिकल 368 में क्या है? संविधान संशोधन। बात करें आर्टिकल 370 की तो इसके अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर को विशेष स्थिति का वर्णन किया गया था। आगे देखते हैं आर्टिकल 371 इसमें क्या है? तो कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, नागालैंड के लिए और मणिपुर राज्य के लिए। आगे देखते हैं आर्टिकल 394 का राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। आर्टिकल 395 में बताया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को इसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण संविधान में जो अनुच्छेद हैं उन सभी को देखा है। दोस्तों अब हम इसी प्रकार से आपके लिए कुछ जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनकी एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।